नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही कहानी बड़ी दिलचस्प और सच्ची है। कृपया करके दोनों कहानियों को पूरा जरूर देखें। कहानी आपके दिल को छू जाएगी। और आज की पहली कहानी मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश की है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शादीशुदा कहर सिंह ने किरण को अवैध संबंधों के जाल में फांस तो लिया, लेकिन यही संबंध एक दिन उसके गले की फांस बन गए। इससे निकलने के लिए वह एक ऐसा अपराध कर बैठा कि अपने प्रेमी कहर सिंह के बुलावे पर किरण दौड़ी दौड़ी उसके कमरे पर चली आई। आती भी क्यों नहीं, वह उससे सच्चा प्रेम जो करती थी। उसके आते ही कहर ने उसे बाहों में भींच लिया। लगातार 2 से 3 चुंबन ले लिए। जल्द ही किरण उससे अलग होकर बोली, अब और देरी मत करो, पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। उसी बारे में जरूरी बात करने के लिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। कहर सिंह बोला, यह जगह अच्छी है, शांत भी, यहां पढ़ाई अच्छी होती होगी। किरण बोली, मुरादाबाद शहर के मिलन विहार के अच्छे इलाके में इसकी गिनती होती है। अच्छा, आश्चर्य से किरण बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। कहर बोला, हां, मैं तो कब से तुमसे मिलने को बेचैन हो रही थी। तुम्हें एक खुशखबरी भी सुनानी थी। किरण ने कहा, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कहर चौंकता हुआ बोला, अरे भूल गए, मैंने तुम्हें फोन पर बताया तो था कि मेरी माहवारी 2 महीने से नहीं हुई है। लगता है प्रेग्नेंट हो गई हूं। किरण का यह कहना था कि कहर चौंकता हुआ बोला, क्या कहा? फिर से तो कहना। ऐसा नहीं हो सकता, लगता है तुमने ठीक से गोलियां नहीं खाई। कहर की इस बात का किरण ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उससे लिपट गई, सुबकने लगी। कहर ने उसे अलग किया, पहले जांच तो करवाओ, मैं अपने दोस्त को बोल देता हूं, वह तुम्हारी चुपचाप जांच करवा देगा, किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा, और इसे खत्म करने का उपाय भी कर देगा। ये क्या कह रहे हो तुम? किरण आंखों के आंसू पोंछती हुई आश्चर्य से बोली, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी शादी अक्टूबर में होने वाली है, यह कदम उठाना जरूरी है। कहर ने समझाया, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमने हमारी पढ़ाई में कितनी मदद की है, तुम भी तो मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है, तो फिर अबॉर्शन क्यों करवाना? किरण बिफरती हुई बोली, बात समझा करो, अभी यह जरूरी है। कहर बोला, कोई जरूरी नहीं है, मैं कोई जांच नहीं करवाने वाली, और अबॉर्शन तो कतई नहीं करवाऊंगी। किरण जिद्दी अंदाज में बोलती हुई तन गई। अच्छा छोड़ो इस बात को, इस पर बाद में बात करेंगे, अभी कुछ खाते पीते हैं। बोलते हुए कहर ने माहौल को थोड़ा हल्का किया। किरण के बोझिल मन को थोड़ी राहत मिली। उसने पूछा, वॉशरूम किधर है? कहर हाथ से इशारा कर बोला, उधर ही, बाहर में हवाई चप्पल रखी हैं, बत्ती का स्विच दरवाजे के बाईं ओर है, अंदर ही नया तौलिया रखा है। ठीक है, बोलती हुई किरण अपना छोटा बैग लेकर वॉशरूम चली गई। जब वह थोड़ी देर में कमरे में आई, तब उसने पाया कि छोटे से स्टूल पर कहर ने कई प्लेटों में खाने की चीजें सजा रखी थीं। नमकीन, मिठाई से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक थी। उस ओर निहारती हुई बोली, इतना सारा लाने की क्या जरूरत थी, वह भी बाजार से? मैं कोई गेस्ट हूं, मैं यहीं कुछ बना देती। कोई बात नहीं, रात का खाना पकाना, कहो तो तुम्हारी पसंद पनीर या चिकन वगैरह ले आऊंगा। कहर बोला, अरे नहीं नहीं, मैं रात को नहीं रुक सकती, घर में लौट आने को बोलकर आई हूं, नहीं जाऊंगी तो सभी चिंता करेंगे। ऐसे कैसे होगा, तुम्हें रात को ठहरना होगा, तुमसे बहुत बातें करनी है। कहर बोला और कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। फिर दोनों बातें करने में मशगूल हो गए। वे रुक रुक कर नमकीन, समोसे और मिठाइयां भी खाते रहे। कहर जबरन किरण को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता रहा। कुछ समय बाद किरण को लगातार हिचकी आने लगी। इस पर मजाक में कहर बोला, लगता है तुम्हें घर वाले याद कर रहे हैं। मेरी हिचकी बंद नहीं हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। पेट भी भारी लग रहा है, लगता है काफी गैस बन गई है। किरण बोली, गैस की दवा दूं क्या? नहीं नहीं, थोड़ी देर बेड पर आराम कर लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हिचकी आने लगी है, सिर भी भारी लग रहा है, मितली आ रही है। किरण अपनी शारीरिक परेशानी के लक्षण गिनवाती हुई बोली, कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त से बोलकर कोई दवा मंगवा ही लेता हूं।
कहर के बोलते बोलते किरण भागती हुई वॉशरूम में चली गई। अंदर से उल्टियां करने की आवाजें आने लगीं। कुछ मिनट बाद बाहर आई, बोली, जो खाया था सब निकल गया। ठंडा पानी पी लो, जाकर बेड पर आराम करो। कहर ने किरण का हाथ पकड़ लिया और उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। किरण जब बेड पर लेट गई तब कहर ने उसके सिरहाने तकिया लगा दिया। किरण मुस्कुरा दी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज बनता है। तुम आराम करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। कहो तो कमरे की लाइट बुझा दूं? कहर आत्मीयता दर्शाते हुए बोला। उस वक्त शाम का अंधेरा छाने लगा था। धीरे धीरे कर किरण ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसके आंखें बंद करते ही कहर के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वह चुपचाप रसोई का बिखरा काम समेटने लगा। बर्तनों की आवाज के बीच उसे फोन की रिंग सुनाई दी। आधा मिनट की रिंग के बाद फोन बंद हो गया। रिंग किरण के फोन पर आई थी। कहर ने किरण का फोन लेकर उसे साइलेंट मोड में डाल दिया। उसके बाद उस पर फिर से कॉल आई। कॉल करने वाले का नाम मदर था। कहर समझ गया कि कॉल किरण के घर से थी। वह फोन को स्विच ऑफ कर अपने कमरे में जाकर बैठ गया। तभी किरण तेजी से वॉशरूम की ओर भागी। शायद उसका जी फिर से मितलाया था। वह उल्टियां कर रही थी। कहर अपने कमरे में बैठा रहा। जब किरण वॉशरूम से निकली तब एकदम से सुस्त और बेजान थी। किसी तरह बोल पाई, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? कहर ने सवाल किया। उसी वक्त वॉशरूम से बेडरूम तक जाते हुए वह धड़ाम से गिर पड़ी। जल्दी ले चलो डॉक्टर के पास। क्या हुआ, मन कैसा लग रहा है? कहर ने पूछा। खून आ रहा है, लगता है अबार्शन। इतना बोलने के बाद किरण बेहोश हो गई। कहर चौंक गया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव जानकपुर का रहने वाला था कहर सिंह, लेकिन वह मुरादाबाद शहर में ही मझोला थानांतर्गत मिलन विहार कॉलोनी में अकेले रह रहा था। वह 29 वर्षीय किरण से बेइंतहा प्रेम करता था। किरण मुरादाबाद में ही स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान RSD एकेडमी में बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट BTC की पढ़ाई कर रही थी। कहर सिंह भी उसी कॉलेज में BTC का छात्र था। उस रोज 20 मई 2025 थी। रात होने लगी थी। किरण को बेहोश होने पर कहर ने तुरंत अपने दोस्त विशेष पाल को फोन किया। वह पास के ही प्रीत विहार कॉलोनी में ही मेडिकल स्टोर चलाता था। उसे थोड़ी बहुत बीमारियों और इलाज की जानकारी थी। उसने फोन पर ही कहर से किरण की हालत के बारे में पूछा और कुछ मिनटों में कुछ दवाइयां लेकर कहर के पास आ गया। संयोग से किरण को तब तक होश आ चुका था, लेकिन वह एकदम से सुस्त पड़ी थी। केवल आंखें खुली थीं। बोलने में तकलीफ हो रही थी। इशारे से पीने के लिए उसने पानी मांगा। दूसरी तरफ किरण जब घर नहीं पहुंची तब उसके फैमिली वाले परेशान हो गए। वे उसके फोन पर कॉल करते, लेकिन उसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। किरण 20 मई को दिन में ही अपने घर से यह बताकर निकली थी कि कॉलेज से उसका टूर जा रहा है। वह शाम या फिर देर रात तक वापस लौट आएगी, किंतु जब वह समय से वापस नहीं लौटी और मोबाइल से भी कोई संपर्क नहीं हुआ, तब उसके फादर ने मैनाठेर थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। साथ ही उन्होंने जानकपुर निवासी कहर सिंह द्वारा अगवा करने का आरोप भी लगा दिया। किरण के लापता होने की सूचना बिलारी सर्किल के CO राजेश कुमार तिवारी को दी गई। वह उस दिन दूसरे थानों की रूटीन चेकिंग पर थे। जब उन्हें पता चला कि उनके क्षेत्र के नगलिया गांव की 29 वर्षीय छात्रा किरण लापता है, तब उन्होंने मुरादाबाद के ASP देहात कुंवर आकाश सिंह को दी। सूचना मिलते ही वह भी थाने पहुंच गए। पहले उन्होंने किरण के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। उसके बाद आरोपी की डिटेल्स मालूम करने में जुट गए। CO राजेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। मैनाठेर के SHO किरणपाल सिंह टीम के प्रमुख बनाए गए। पुलिस ने कहर सिंह और किरण के साथ संबंध के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू कर दीं। पता चला कि कहर एक विवाहित युवक था। इसके बावजूद वह अपने साथ पढ़ने वाली छात्रा से ही प्यार करने लगा था। कहर सिंह के छात्र जीवन की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं थी। किरण के पिता ने शिकायत में लिखवाया कि कहर सिंह उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। इसके बाद पुलिस टीम ने नामजद अभियुक्त कहर सिंह के घर पर दबिश दी। वहां पता चला कि वह तो यहां पर रहता नहीं है।
वह अपने बच्चों के साथ मुरादाबाद के थाना मझोला की मिलन विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा है। उसके बाद कॉलोनी में दबिश दी गई। तब मालूम हुआ कि वह अपने परिवार के साथ मकान में ताला डालकर फरार हो गया है। उसके बारे में पता लगाने के लिए पुलिस टीम ने मुखबिरों को भी लगा दिया। किरण के लापता होने के करीब 3 हफ्ते बाद 13 जून 2025 को पुलिस ने कहर सिंह उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने गांव परिवार से मिलने गया हुआ था। मैनाठेर पुलिस कहर सिंह को गिरफ्तार कर थाने ले आई। कहर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना एसएचओ किरण पाल ने उच्च अधिकारियों को भी दे दी। सूचना पाकर बिलारी के सीओ राजेश कुमार तिवारी और एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह भी थाने पहुंच गए। आरोपी कहर सिंह से किरण के बारे में कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी। पहले तो वह पुलिस के सवालों के जवाब आधे अधूरे देता रहा, खुद को निर्दोष कहता रहा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि पुलिस उसके बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा चुकी है, तब उसने जो सच बताया उससे कहर की चापलूसी, मक्कारी और क्रूरता का एक अमानवीय चेहरा सामने आ गया। कड़ाई से पूछताछ में कहर सिंह टूट गया। वह बोला, साहब बताता हूं, किरण के बारे में मैं अब क्या बताऊं, वह तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। क्या कहते हो? सीओ तिवारी चौंकते हुए बोले। सच कहता हूं सर, वह अब जीवित नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। कैसे मरी? कब मरी? तुमने उसे मार डाला क्या? उनके द्वारा पूछे गए एक साथ कई सवालों से वह घबरा गया। सहमता हुआ बोला, सर, वह अचानक बीमार हो गई थी, उसे ब्लीडिंग होने लगी थी। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, ग्लूकोज चढ़वाया, अस्पतालों में भी भर्ती करवाया। पूरी रात उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और नर्सिंग होम तक लेकर भटकते रहे। आखिर में वह नहीं बच पाई। मैं इसका दोषी नहीं हूं। उसका यह कहना था कि उसके गाल पर एसएचओ का एक जोरदार तमाचा लगा। उसका कान झन्ना गया। अभी वह संभल पाता कि एक दूसरे पुलिस अधिकारी ने उसकी आंखों के सामने अपनी दोनों अंगुलियां सटा दीं और तीखे लहजे में बोले, बताओ, तुमने किरण को कैसे मारा? उसकी लाश कहां है? कहर सिंह पुलिस की दोनों अंगुलियां अपनी आंखों से मात्र 1 इंच की दूरी पर देखकर सहम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अंगुलियां कभी भी उसकी आंखों में घुसेड़ी जा सकती हैं। जल्दी से बोला, बताता हूं सर, बताता हूं। बताओ, सब कुछ सच सच बताओ, वरना समझो तुम्हारा एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने उस पर एक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। उसके बाद कहर सिंह ने जो कहानी बताई वह इस प्रकार है। बात 4 साल पुरानी है। किरण जिस गांव में रहती थी, वहीं कहर सिंह नगरिया मशकुला के एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। किरण भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी। उनके बीच प्रेम संबंध गहरे होते चले गए। तभी दोनों ने 7 फेरे लेने की कस्में खाईं। किरण बहुत महत्वाकांक्षी युवती थी और जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखती थी। उसकी इच्छा मुरादाबाद से बीटीसी की ट्रेनिंग करने की थी, जिससे वह शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कर सके। किरण की महत्वाकांक्षा को देखते हुए करीब 2 साल पहले कहर सिंह ने भी बीटीसी करने का मन बनाया ताकि उसका साथ बना रहे। मुरादाबाद के रामगंगा विहार कॉलोनी में आरएसडी अकादमी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है। दोनों ने वहीं अपना अपना नामांकन करवा लिया। तब तक उनके प्रेम संबंध काफी गहरे हो चुके थे। जल्द ही दोनों 2 जिस्म एक जान भी हो चुके थे। यह कहें कि दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बनने लगे। किरण सीधे सरल स्वभाव की युवती थी। उसने कहर से कुछ भी नहीं छिपाया था। अपने दिल की हर बात खुले मन से उससे कह देती थी, जबकि कहर ऐसा नहीं था। वह उसकी सुंदरता और देह का आशिक था। उसे वासना की नजरों से देखता था। यही वजह थी कि उसने खुद के शादीशुदा होने की बात उससे छिपा ली थी। उसने किरण को इसकी भनक तक नहीं लगने दी कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। किराए के मकान में जब उसकी पत्नी और बच्चे नहीं होते थे, तब वह बहाने से किरण को बुलाता था। एक रोज इस बात की जानकारी कहर की पत्नी को हो गई। फिर क्या था, वह कहर के साथ झगड़ने लगी। वैसे कहर सिंह भी अपनी वैवाहिक जिंदगी पर आंच नहीं आने देना चाहता था। पत्नी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, जबकि किरण उससे बेइंतहा प्रेम करती थी। उस पर शादी का दबाव बनाए हुए थी। इस प्रेम कहानी की भनक
जब किरण के परिवार में हुई, तब उसके लिए वर की तलाश तेजी से की जाने लगी। किरण के पिता रामपाल ने उसके लिए जल्द रिश्ता ढूंढ लिया और शादी की तारीख तक तय करवा दी। किरण की शादी अक्टूबर में होनी तय हो गई। उसके बाद से किरण बेचैन रहने लगी थी। उसकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसे अपने गर्भ का पता चला, जो कहर का था। वह कहर को बार बार फोन करने लगी, जबकि कहर उससे कन्नी काटने लगा, नहीं मिलने के बहाने बनाने लगा। एक तरफ किरण का मनोवैज्ञानिक दबाव था, तो दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों के साथ भावनात्मक लगाव। कहर सिंह तनाव में आ गया था। खुद को दो औरतों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मई महीने के दूसरे सप्ताह में जब किरण के लगातार फोन आने लगे, तब उसने उसे 20 मई को अपने घर बुला लिया। उस रोज उसकी पत्नी और बच्चे स्कूल की छुट्टियों में गांव गए हुए थे। कहर ने किरण को यह कहकर बुलाया था कि आगे की योजना बनानी है, शादी के बारे में सब कुछ तय करना है। किंतु किरण को इस बात का अंदाज बिल्कुल भी नहीं था कि कहर के मन में खोट है। किरण जब कहर के घर पर आई, तब उसने अपनी योजना के मुताबिक उसकी खूब आवभगत की। खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया, कोल्ड ड्रिंक्स में अबॉर्शन की दवा मिला दी। जब उसकी तबीयत खराब होने लगी और ब्लीडिंग शुरू हो गई, तब उसने इलाज करवाने का नाटक किया। अस्पताल में भर्ती करवाने में जानबूझकर देरी की। आखिर में उसकी मौत हो गई। तब उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहर ने अपने साले तारेश की भी मदद ली। उसे फोन कर बुलाया। वह मुरादाबाद के ही थाना डिडोली के गांव वाजिदपुर का निवासी है। कहर सिंह ने उसे पूरी बात समझाई। तारेश अपने भतीजे मनीष के साथ अपनी वैगनार कार से कहर के मकान पर पहुंचा। कमरे पर सभी लोगों ने किरण के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक लाश को थाना छजलैट के गांव नन्हेड़ा गांगन नदी के पास जंगल में फेंक देना था। जंगल में गुलदार सियार बहुत हैं। उनका मानना था कि जंगली जानवर किरण की लाश को खाकर खत्म कर देंगे। उन्होंने वैसा ही किया। तारेश की वैगनार गाड़ी में लाश रखी गई। गांगन नदी के पुल के पास से लाश को फेंक दी गई। कहर सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने 23 दिनों बाद किरण की सड़ी गली लाश बरामद की। इसके बाद पुलिस ने कहर सिंह के अलावा उसका सहयोग करने वाले प्रमोद कुमार, जगदीश, विशेष पाल को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी आरोपी जेल भेज दिए गए। इसके अलावा तारेश और मनीष की तलाश में पुलिस ने उनके घरों पर दबिश दी, लेकिन दोनों ही कथा लिखे जाने तक फरार थे। और आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश की है। कहानी बहुत अच्छी है, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 2 बच्चों की मां द्रौपदी लोधीपति के दोस्त के प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि वह खुल्लम खुल्ला उसके साथ इश्क लड़ाने लगी। फैमिली वालों ने समझाया तो उसने डरने के बजाय फैमिली वालों को ही झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे डाली। बदनामी के डर से जब पानी सिर के ऊपर हो गया, तो फैमिली वालों को सामूहिक रूप से मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी गूंज सैकड़ों मील तक पहुंची। 25 जुलाई 2025 की रात करीब 2 बजे की बात है। मध्य प्रदेश के जिला सागर के गांव टीहर का रहने वाला जगदीश लोधी बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठा तो उसे उल्टियां करने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद ऊपर की मंजिल पर छोटे भाई के साथ रहने वाली उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आवाज सुनकर नीचे की मंजिल से जगदीश जब ऊपर की मंजिल पर बने कमरे में आया, तो यहां का दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसकी मम्मी फूलरानी, भाई मनोहर और उसके बच्चे तड़पते हुए उल्टियां कर रहे थे। जगदीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने गांव में रहने वाले अपने भाई नंदराम को खबर दी, तो नंदराम भी आनन फानन में खेत में बने मनोहर के मकान पर पहुंच गया। उसने गांव के कुछ लोगों को फोन करके बुलाया और उनकी मदद से सभी को खुरई के अस्पताल ले जाया गया। खुरई सिविल अस्पताल की ड्यूटी डॉक्टर वर्षा केशरवानी ने चारों की जांच की, तो उनमें से अस्पताल पहुंचने के पहले ही मम्मी फूलरानी और भतीजे अनिकेत की मौत हो चुकी थी। शिवानी और उसके पापा मनोहर की हालत गंभीर थी। कुछ ही देर बाद शिवानी ने भी खुरई अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और मनोहर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल सागर रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
सूचना मिलते ही खुरई सिटी थाने के टीआई योगेंद्र सिंह दांगी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। औपचारिक जांच पूरी करने के बाद उन्होंने चारों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। इस मामले की सूचना उन्होंने उच्चाधिकारियों को भी दे दी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस कस्टडी में चारों लोगों की 26 जुलाई को दोपहर जब डेड बॉडी गांव लाई गई, तब मनोहर के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पूरे गांव में शोक का माहौल था। पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पर जहरीले पदार्थ की 3 खाली डिब्बियां मिलीं, जिनमें जहर की कुल 30 गोलियां थीं। कमरे में 4 गिलास भी मिले, जिनमें घोलकर गोलियां पी गई थीं। घटना के समय मकान की पहली मंजिल के कमरे में फूलरानी का शव पलंग पर मिला, जबकि उनका बेटा मनोहर और उसके दोनों बच्चे अनिकेत और शिवानी पलंग के पास बेहोशी की हालत में पाए गए। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई तहसील के एक छोटे से गांव टीहर के 45 साल का मनोहर लोधी पहले गांव में ही बने मकान में संयुक्त परिवार में रहता था। उन्नत खेती करने वाले मनोहर ने अपनी मेहनत के बलबूते 4 माह पहले ही गांव के घर से करीब 600 मीटर की दूरी पर 2 मंजिला मकान बनवा लिया था। मकान बनते ही वह परिवार के साथ उसमें शिफ्ट हो गया। 4 भाई और 4 बहनों के परिवार में मनोहर सबसे छोटा था। उसका एक भाई जगदीश लोधी मानसिक रोगी था, इसलिए वह भी मनोहर के साथ में रहता था। मनोहर के परिवार के पास करीब 16 एकड़ पैतृक जमीन थी, जो पापा की डेथ के बाद बंटवारे में चारों भाइयों में बराबर बांट दी गई थी। मनोहर के अलावा उसके 2 बड़े भाई नंदराम और गोविंद लोधी भी खेती किसानी करते थे। मनोहर की मम्मी फूलरानी उसी के साथ नए मकान में रहती थीं। मनोहर लोधी तो किसी कारण पढ़ नहीं पाया था, लेकिन वह अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था। उसकी बेटी शिवानी ने इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल से 12वीं का एग्जाम पास किया था और वह डॉक्टर बनना चाहती थी। इसलिए मनोहर ने 2 लाख रुपए फीस जमा करके उसे सागर के एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलाया था। 16 साल का बेटा अनिकेत भी इसी साल कक्षा 10वीं पास कर चुका था। सामूहिक आत्महत्या की ऐसे बनाई योजना, सामूहिक आत्महत्या की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सागर जिले के एसपी विकास कुमार साहबाल, एसडीओपी सचिन परते, खुरई शहरी थाने के टीआई योगेंद्र सिंह दांगी पूरे दलबल और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को मनोहर के घर के कमरे में कुर्सी पर 3 सल्फास की डिब्बियां रखी हुई मिलीं, जबकि जमीन पर रखी एक ट्रे में चम्मच और 3 खाली गिलास भी रखे मिले थे, जिसे देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि इसी का सेवन कर चारों लोगों ने सुसाइड किया होगा। रात का समय था। 45 साल का मनोहर लोधी अपनी बुजुर्ग मां फूलरानी के कमरे में पहुंचा। उस समय फूलरानी पलंग पर लेटी हुई थी। पास में ही मनोहर की 18 साल की बेटी शिवानी और 16 साल का बेटा अनिकेत भी बैठे हुए थे। मनोहर चुपचाप पलंग पर जाकर बैठ गया। मनोहर के गमगीन चेहरे को फूलरानी ने पढ़ लिया था। फूलरानी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मनोहर, तू इतना उदास क्यों रहता है? तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। मम्मी, आंखों देखी मक्खी कौन खा सकता है? द्रौपदी ने तो परिवार की नाक ही कटा दी। मेरा तो गांव में उठना बैठना ही दूभर कर दिया है। मनोहर दुखड़ा सुनाते हुए बोला, हां बेटा, गांव में बदनामी तो हमारी हो ही रही है, मगर बाल बच्चों की खातिर अपने आप को संभाल बेटा। मम्मी ने ढांढस बंधाते हुए कहा, दादी, मुझे भी गांव के लड़के खूब ताना मारते हैं। मम्मी की हरकतों ने हमें सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा। अनिकेत ने बीच में अपने दिल का दर्द बताते हुए कहा, पापा, मेरी सहेलियां भी कहती हैं कि गांव की महिलाएं भी मम्मी के चाल चलन को लेकर खूब चटखारे लेकर बतियाती हैं। बेटी शिवानी भी बोल पड़ी। मनोहर बोला, हां बेटा, तुम्हारी मम्मी ने हम लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी तो करता है कि जहर खाकर अपनी जान ही दे दूं। बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ेंगे। मैंने तो सपने भी नहीं सोचा था। नाशपीटी बहू लाज शर्म बेचकर सुरेंद्र के साथ खुलेआम रंगरलियां मना रही है। तू तो बेटा पहले मुझे जहर दे दे। फूलरानी ने मन की बात जाहिर करते हुए कहा, पापा, मम्मी की बेशर्मी से तो भैया और मैं भी तंग आ चुके हैं। हम लोगों ने तो मम्मी को सुरेंद्र चाचा के साथ भी देख लिया था,
मगर मम्मी तो बेशर्मी की हद पार चुकी है। ऐसी माँ के साथ जीने का कोई फायदा नहीं है। बेटी शिवानी ने रोते हुए कहा, अनाज में मिलाने वाली दवा अपने कमरे में रखी हुई है, मैं तो उसे घोलकर सबको दे देता हूं। ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि हम लोग मौत को गले लगा लें। मनोहर बोला, हाँ बेटा, तेरी बात सही है। अपने मरते ही घर की जमीन जायदाद का हिस्सा लेकर बहू उसी सुरेंद्र के साथ मजे से रह लेगी। फूलरानी बोली, मम्मी, उसको तो इस घर के हिस्से से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने दूंगा। मैं मरने से पहले सब कुछ लिखा पढ़ी कर दूंगा। चल अनिकेत, कागज पेन निकाल और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा लिख दे, बेटे को आदेश देते हुए मनोहर बोला। मनोहर बहुत सीधा था और गांव में खेती बाड़ी करता था। उसने खूब मेहनत करके हाल ही में अपना 2 मंजिला मकान बनवाया था, जिसमें 4 महीने पहले ही गृह प्रवेश किया था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसने आत्महत्या से पहले अपने बेटे अनिकेत को अपनी जमीन जायदाद के बंटवारे को लिखने को कहा, तो अनिकेत अपने स्कूल बैग से कॉपी का पन्ना और पेन निकालकर लिखने बैठ गया। संपत्ति से पत्नी को नहीं दी फूटी कौड़ी। मनोहर के कहने पर लेटर में अनिकेत ने लिखा कि उनकी संपत्ति में पत्नी द्रौपदी का कोई हिस्सा नहीं है। मनोहर के हिस्से की 4 एकड़ जमीन भाइयों को मिलेगी। 4 भैंसें बुआओं को देने के साथ भैंसों के 2 बच्चे अपने सबसे बड़े भाई गोविंद सिंह को दे दिए जाएं। दादी के गहने भी अपनी 4 बुआओं को बराबर बराबर बांट दिए जाएं। लेटर में उन पर कोई कर्ज न होने की बात भी लिखी। लेटर में यह भी लिखवाया कि पापा ने मामा से 2 लाख रुपए उधार लिए थे, उसके बदले 2,40,000 रुपए चुका दिए हैं। साथ ही अपनी 13वीं में खर्च करने के लिए 1,20,000 रुपए गोदरेज की अलमारी में रखे होने की बात कही। पापा के फोन पे अकाउंट में 68,000 रुपए होने का हवाला देते हुए लेटर में फोन पे का पासवर्ड भी लिखा गया है। हमारी पूरी जमीन 3 भाइयों को दी जाती है। जगदीश चाचा की सेवा जो करेगा उसे ही उनके हिस्से की जमीन मिलेगी। पूजा के बर्तन और सामग्री गांव के पंडित जी को दे दिए जाएं। मनोहर की पत्नी द्रौपदी के भाई चंद्रेश सिंह लोधी को 3 दिन पहले ही मनोहर ने फोन करके तुरंत घर बुलाया था और बहन को घर ले जाने को कहा। उस समय के हालात को भांपते हुए चंद्रेश बहन को लेकर खुरई वाले अपने घर पर आ गया। उसी दिन शाम को मनोहर अपने साले के घर गया और उससे अपना मकान बनवाते समय अलग अलग समय पर करीब 2 लाख रुपए लिए थे, वह अपने साले को देकर आ गया था। मनोहर और उसकी पत्नी द्रौपदी के बीच आए दिन झगड़े होते थे, जिससे बच्चे भी मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे। मनोहर की पत्नी द्रौपदी कुछ दिन पहले अपने मायके डोमा केसली गांव चली गई थी। उस दिन भी पहले फोन पर मनोहर की पत्नी से बहस भी हुई थी। घर परिवार की चलचल संपत्ति के बंटवारे लॉकर में लिखकर रखने के कुछ ही घंटों बाद परिवार ने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सल्फास जहर की गोलियां पानी में घोलकर पी ली थीं। पुलिस को जांच में ऐसा लगा कि सुसाइड नोट मनोहर और उसके बच्चों ने मिलकर लिखा है, क्योंकि इसमें कई जगह मां तो कई जगह बुआ और मामा का जिक्र है। बच्चों ने अपनी मम्मी को इस संपत्ति से अलग रखा है, जिससे लगता है कि बच्चे भी अपनी मम्मी से नाराज थे। हालांकि सुसाइड नोट में आत्महत्या के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और न ही किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है। शुरुआत में मनोहर ने भाइयों के बारे में जिक्र किया है। द्रौपदी को जब पति मनोहर ने सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था तो गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तूने लाज शर्म सब खो दी थी, बच्चे बड़े हो गए हैं, मगर तेरे ऊपर जवानी का रंग चढ़ा हुआ है। तूने हमें गांव के लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तेरी भलाई इसी में है कि तू इस घर से निकल जा और हमें और बच्चों को स्वाभिमान से जीने दे। मामा मामी से हुई थी बातचीत। इसके बाद द्रौपदी घर छोड़कर अपने भैया भाभी के घर चली गई। घटना के 2 दिन पहले मनोहर और उसकी बेटी शिवानी और उसकी मामी के बीच गर्मागर्म बातचीत हुई, जिसे मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया गया। शिवानी के मोबाइल की यह रिकॉर्डिंग मनोहर के एक भतीजे ने पुलिस को सुनाई। शिवानी, तुम लोगों ने अपनी मम्मी के साथ यह गलत किया है। मामी बोली, तुम कह रही हो कि हमने गलत किया है, आखिर मामी हमने क्या गलत किया है? शिवानी ने पूछा। तुमने अपनी मम्मी को घर से बाहर निकालकर गलत किया है, उनके साथ गलत बर्ताव किया है।
मामी गुस्सा होकर बोली, ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाली हमारी मम्मी हमारे लिए मर गई है, बस हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। शिवानी ने कहा, मम्मी मर गई है तो यहां से ले जाकर उसका क्रियाकर्म करो, हमारे पास अपनी मरी मम्मी को मत छोड़ो। वैसे भी शादीशुदा औरतों की मायके में अर्थी नहीं जाती, ससुराल में ही सब होता है। मामी बड़बड़ाते हुए बोली, जब सब कुछ 5 साल से चल रहा था तो पहले सब बताती। एक दिन पहले हमें बुलाकर हमसे रंगे हाथ पकड़वाती तो कोई बात होती। तुमने आंखों से देखा तो हमें एक दिन पहले बुलाती कि आज आने वाले हैं। हम भी आकर देखते कि हमारी ननद क्या गुल खिला रही है। तुम लोग आंखों से देखते भी रहे और 5 साल तक हमसे यह बात छिपा कर रखी। जब हमारी मम्मी पापा के समझाने से नहीं समझी तो हम तो दूर की बात हैं, उन्हें तो कोई लोकलाज का डर ही नहीं रहा। शिवानी ने कहा, हमने तुम्हें भी 50 बार कॉल की, तुम लोगों ने उठाई नहीं। तुम उसी दिन आ जाती, भाभी तो बात दब जाती। अब पूरे गांव को सब पता चल गया है, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। शिवानी से फोन लेकर मनोहर बोला। इसी बीच मामी ने फोन अपने पति को पकड़ा दिया तो मामा भी गुस्से में उबल पड़ा। पहले मुंह क्यों नहीं खुला? 5 साल से बात को दबाए क्यों थे? भैया, पहले किसी को पता नहीं था तो बदनामी के डर से हमने भी किसी को नहीं बताया। अब सबको सब कुछ पता चल गया है, बदनामी होने लगी है। हम रंगे हाथों पकड़े का इंतजार कर रहे थे। मनोहर सफाई देते हुए बोला, गलती तुम्हारी भी है। तुम्हारे घर में औरत रह रही है, तुम्हें यह पता नहीं है कि वो क्या कर रही है। हम रह रहे क्या तुम्हारे घर? अब हमारे ऊपर थोपने लगे। उसे पकड़ा था तो पकड़कर वहीं मरोड़कर फेंक देते। हमने शादी करके बहन तुम्हें दे दी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मामा ने तैश में आकर कहा, हम तो कभी का उसे ठिकाने लगा देते, मगर यदि हम तुम्हारी बहन को रंगे हाथ पकड़े के बाद उसे कुछ कर देते तो तुम हमारा जीना हराम कर देते। मनोहर ने यह कहते हुए फोन काट दिया। मनोहर लोधी और सुरेंद्र लोधी अच्छे दोस्त थे, लेकिन सुरेंद्र ने दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हुए मनोहर की पत्नी द्रौपदी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। सुरेंद्र और द्रौपदी के संबंधों को लेकर गांव में चर्चाएं होने लगीं, जो मनोहर के कानों तक भी पहुंच गईं। मनोहर जब पत्नी से इस बात का जिक्र करता तो द्रौपदी उससे कहती कि वह बेवजह उस पर शक कर रहे हैं। मनोहर के मन में बैठा शक एक दिन सच साबित हुआ, जब मनोहर के बच्चों ने अपनी मम्मी को सुरेंद्र के साथ पकड़ लिया। बच्चों ने यह बात अपने पापा मनोहर को बता दी। कुछ दिन पहले सुरेंद्र ने द्रौपदी को नया मोबाइल फोन लेकर दिया था। घटना वाले दिन शाम को सुरेंद्र ने मनोहर को फोन करके पूछा, कहाँ हो, घर पहुंच गए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पहुंचा, खेत पर हूं। घर में क्या काम है? मनोहर ने झल्लाकर कहा, यही कहने के लिए फोन लगाया है कि तुम मुझ पर शक कर रहे थे, तो मैंने तो तुम्हारा शक सच साबित कर ही दिया। जो होना था वो हो भी गया, अब ठीक है, संतुष्टि है। मैंने यही कहने के लिए कॉल की है कि जब मैं गलत नहीं करता था तब तुमने मुझे गलत समझा, अब गलत कर दिया तो अब तो संतुष्ट हो। सुरेंद्र इठलाते हुए बोला, तुम तब भी गलत थे, अभी भी गलत हो। तुम्हें अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं आती। तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो। मनोहर ने जवाब देते हुए कहा, जब तक तुम गलत नहीं थे तब तक मैंने शक नहीं किया, जब गलत किया तब शक किया। नहीं तो मैं शक क्यों करता? जब तुमने द्रौपदी को फोन दिया मैंने तब से शक किया। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त माना, लेकिन तुमने मेरे साथ ये किया। तुमने मेरा नहीं, मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद किया। मेरे और मेरी मम्मी के साथ विश्वासघात किया है। अब तो तुम उसे अपने साथ रख भी लो तो मुझे क्या करना? मनोहर बोला, तुमने मुझ पर इतना शक किया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तुमने शक किया तो मैंने उसे अंजाम दे दिया। मैं उसे अपने साथ क्यों रखूंगा? मुझे जो करना था वो तो मैंने कर ही दिया। सुरेंद्र ने गुस्सा होते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अपने पति मनोहर लोधी, सास और दोनों बच्चों के सुसाइड करने की खबर पत्नी द्रौपदी लोधी को हुई तो वह अपने भैया भाभी के साथ ससुराल पहुंची। जब एक ही घर से 4 अर्थियां निकलीं तो देखने वालों की आंखें नम हो गईं। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद खुरई थाने की पुलिस टीम ने
द्रौपदी और परिवार के दूसरे सदस्यों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए। पूछताछ में पता चला कि मनोहर के बचपन के दोस्त सुरेंद्र लोधी और मनोहर की पत्नी द्रौपदी के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। कई बार द्रौपदी के बच्चों और सास ने उसे सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में भी पकड़ा था, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी द्रौपदी को कोई डर या पछतावा नहीं था। फैमिली वाले जब उससे कुछ कहते तो उल्टा उन्हें ही झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती थी। बीवी की बेवफाई बनी सुसाइड की वजह। घटना के 1 माह पहले की बात है। शाम का वक्त था। द्रौपदी की बेटी शिवानी कॉलेज से घर आई तो दादी काम में लगी थीं। कमरे में मम्मी नहीं थी। उसने सोचा कि वह शायद घर में भैंस बांधने वाले स्थान पर होगी, तो शिवानी उसी तरफ चली गई। वहां पर उसने अपनी मम्मी को सुरेंद्र चाचा के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, लेकिन बेटी ने कुछ नहीं कहा। शिवानी बड़ी उलझन में थी कि मम्मी से कैसे कुछ कहे। इसके 15 दिन बाद बेटी ने जब दूसरी बार फिर दोनों को संबंध बनाते देखा तो उसने अपनी मम्मी को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद बेटी ने यह बात अपने पापा को बताई। मनोहर और उसकी मम्मी ने द्रौपदी को बैठाकर समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उल्टे पति व सास को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने लगी। इसके बाद मनोहर ने अपने दोस्त सुरेंद्र लोधी को भी समझाया, लेकिन उसने भी मनोहर की समाज में बदनामी करने की धमकी दी। इसके बाद पति, सास और दोनों बच्चों ने सामूहिक आत्महत्या करने का निर्णय लिया। पुलिस ने जब गांव वालों और मनोहर के भाइयों से पूछताछ की तो पता चला कि मनोहर की पत्नी द्रौपदी और मनोहर के चचेरे भाई सुरेंद्र के बीच अवैध संबंध थे, और इसकी जानकारी मनोहर के साथ साथ उसके बच्चों को भी थी। गांव के लोगों को भी धीरे धीरे इसकी भनक हुई, तो इसके बाद गांव में तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। लोग पूरे परिवार पर तंज कसने लगे। यह सब मनोहर और उसके परिवार के लिए इतना असहनीय हो गया कि वे इस सामाजिक बदनामी को सहन नहीं कर पाए। मनोहर और फैमिली वालों ने कई बार द्रौपदी और सुरेंद्र को इस रिश्ते को खत्म करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने किसी की एक न सुनी। उल्टे सुरेंद्र ने द्रौपदी को धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर उसने उससे मिलना बंद किया तो वह पूरे परिवार को। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्राइम से बचें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।